हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस। कैसे इसका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। ये एक सिंगली रेनफोर्स्ड बीम हम लिए हैं जिसका इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, डी। वेयर यहाँ डी क्या होता है, डी जो होता है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, और जो ओवरऑल डेप्थ, जो एक्चुअल डेप्थ होता है उसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ बीम, बीम का एक्चुअल डेप्थ क्या होता है, कैपिटल डी। और स्मॉल डी क्या होता है, इफेक्टिव डी, जहां इफेक्टिव डी हम डिनोट करते हैं। और ये जो इफेक्टिव डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ का जो डिफरेंस बचता है यानी डी डैश, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर प्रोवाइड करते हैं बीम में, उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। तो जो डी डैश डिस्टेंट हुआ उसको बोलते हैं इफेक्टिव कवर। तो चलते हैं, हम पढ़े होंगे आप इसका एनालिसिस ऑफ सिंगल रेनफोर्स्ड बीम में जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े होंगे या ग्राफ पढ़े होंगे, तो उसमें क्या था, स्ट्रेस ब्लॉक, स्ट्रेन ब्लॉक इसको बोलते हैं, इसको स्ट्रेस ब्लॉक ऑफ कंक्रीट, इसको स्ट्रेन ब्लॉक ऑफ कंक्रीट। हम जानते हैं कि ये जो ऊपर वाला जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन जोन। जनरली कंक्रीट में कंप्रेशन फोर्स जनरेट होता है, और ये जो होता है नीचे वाला पार्ट को टेंशन जोन बोलते हैं। टेंशन जोन किसमें होता है, जिसमें स्टील प्रोवाइड किया जाता है, वो स्टील जनरली टेंसाइल फोर्स ही जनरेट करता है। अब देखते हैं यहाँ जो मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट का कितना हो सकता है। स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट क्या होता है, 0.035 मैक्सिमम होता है। ठीक, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं इसका एक्सयू है। एक्सयू मतलब क्या हुआ, नेचुरल डेप्थ। एक्सयू यहाँ मतलब नेचुरल डेप्थ हुआ। ठीक, अब यहाँ पे 0.035 है स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, यहाँ पे कुछ उसका वैल्यू होगा, इसको हम आगे ले जाते हैं। तो यहाँ पे इसका वैल्यू मान लेते हैं कितना होगा, 0.02 इसका वैल्यू होगा स्ट्रेन का, कंक्रीट का स्ट्रेन का। और ये यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है कंक्रीट में, ये जो होता है मैक्सिमम स्ट्रेस 0.45 FCK होता है। ठीक, आप यहाँ देखते हैं, आप एक स्ट्रेस इसका कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखे होंगे, देखिएगा ऐसा ग्राफ था, ये इधर स्ट्रेस था y एक्सिस पर और इधर स्ट्रेन था। ठीक, यहाँ तक वैल्यू जाता था, पैराबोलिक जाता था, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पैराबोलिक। पैराबोलिक के बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाता था, और ये पैराबोलिक कहाँ तक जाता था, अप टू 0.02 के पास जाता था। इसलिए यहाँ पे हम जो स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बनाए हैं कंक्रीट का, देखिए यहाँ तक ये पैराबोला गया, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है। वहीं यही देखिए 0.02 तक, 0.02 यहीं तक था ना, ये था एक्स लिमिट से, सॉरी नोट बना दिए हैं। ये यहाँ पे एक्सिव लिमिट है, यहाँ तक 0.02 तक पैराबोलिक जाएगा, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखिए एक्सिव लिमिट से गया यहाँ 0.0, यहाँ भी है 0.0, यहाँ 2 भी होगा, ये जो वैल्यू यहाँ पे इस लाइन तक जाएगा पैराबोलिक, उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाता है। देखिए यहाँ तक ये वैल्यू 0.0 स्ट्रेन का होता है, स्ट्रेन तक यहाँ पैराबोलिक जाता है, उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन हो जाता है। वही इसमें बनाए हैं स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंक्रीट का। अब इसमें हम टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकालते हैं कि कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट पर कितना लग रहा है। ठीक, एक यहाँ पे टेंसाइल जोन में ही टेंशन फोर्स लगता है, तो ये टेंसाइल जो फोर्स T होता है यहाँ पे 0.87 FY के बराबर होता है इनटू एरिया ऑफ स्टील। मान लेते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स यहाँ पे लगता है, कंप्रेसिव जोन में ही कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। ये जो डिस्टेंस लगता है, डिस्टेंस पे इसका सेंट्रोइड सीजी पे लगता है, इस रेक्टेंगल के, ये वाला रेक्टेंगल के, ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ पे 0.42 XU होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ कंप्रेसिव फोर्स निकाल दिया, उसके पहले हमको ये सब डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तब ना हम एरिया निकालेंगे। इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस जो है इसको x2 मान लेते हैं। ठीक, यानी हम इस फिगर से लिख सकते हैं, x इसको मिटा देते हैं, इससे कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ x3 है, x3 का डिस्टेंस इतना, जितना x3 यहाँ पे है, यानी x1 प्लस x2 इक्वल टू, ये x2 है, हम यहाँ लिख सकते हैं x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। देखिए फिगर में यहाँ पे x3 है, इसी को दो पार्ट में बांट दिए हैं, x1 प्लस x2 हो गया। अब इसको हमको निकालना है, तो इसका हम एक नोटेशन मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको o मान लेते हैं, इसको
सी और डी मान लेते हैं। यहाँ देखिए दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल ए बी ओ, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी क्या है, ये सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल से हम क्या देखेंगे, ये वाला है और इसको बराबर कर देंगे, बाय सिमिलरिटी से देखते हैं क्या हो जाता है 0.035 बाय ये डिस्टेंस एओ छोटा ये ट्रायंगल का ये और ये एओ बराबर कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस इस ट्रायंगल का सीओडी में 0.002 बाय क्या हो जाएगा ओसीओ, ओसी या सीओ दोनों बराबर हो गया। तो एओ देखिए क्या होता है, एओ डिस्टेंस मतलब इतना डिस्टेंस मतलब ये एक्स नेचुरल डेप्थ, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.035 एओ को क्या लिख सकते हैं एक्स लिख सकते हैं और ओसी को क्या लिख सकते हैं x2 लिख सकते हैं। x2 हम माने हैं, ओसी को x2 माने हैं, एसी को x1 माने हैं। तो यहाँ पे 0.002 एसी को क्या मान लिया हम x2 मान लिए। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा x2 का जो वैल्यू आ जाएगा 4/7 x³ आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिए आ रहा है कि नहीं उतना, x2 का वैल्यू कितना आ रहा है, उतना ही आएगा। सही है, 4/7 x³ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ x2 आ गया, अब x2 को इसमें पुट करते हैं तो यहाँ से हमको x1 निकल जाएगा, तो पुट करते हैं क्योंकि यहाँ क्या था x³ क्या था x1 प्लस x2 था। तो x³ हमको देखता हुआ x1 का मान हमको निकालना है और x2 हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, तो x2 यहाँ पुट कीजिए 4/7 x³, यहाँ से हमको x1 आ जाएगा, इधर लाइएगा क्या हो जाएगा 3/7 x³। आप सॉल्यूशन करके देखिए इतना आएगा। हमको x1 और x2 फाइंड हो गया, यानी हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड हो गया, तो आराम से हम इसको एरिया निकाल देंगे। तो आप बताइए जो ये डिस्टेंस AC है वही डिस्टेंस यहाँ ये है, तो ये डिस्टेंस मतलब मेरा निकल गया कितना 3/7 x³ और ये डिस्टेंस कितना निकल गया 4/7 x³, 4/7 x³। ये दोनों को जोड़िए तो 3/7 x³ और 4/7 x³ दोनों को जोड़िए, ये आ जाएगा x³ के बराबर, यानी नेचुरल डेप्थ के बराबर, यानी मेरा जो कैलकुलेशन किए हैं एकदम सही है। ठीक, अब देखिए अब हमको टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स यानी कंप्रेसिव फोर्स यहाँ निकालना है। तो क्योंकि जानते हैं कि स्ट्रेट रेशियो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब यहाँ फोर्स जो होगा हम कंप्रेसिव के रूप में लेते हैं, इसलिए टोटल फोर्स कंप्रेसिव, क्योंकि हम कंक्रीट पे फोर्स निकाल रहे हैं टोटल, यानी टोटल फोर्स हमको निकालने के लिए टोटल स्ट्रेट इनटू टोटल एरिया करेंगे। ठीक, तो हमको टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, हमको स्ट्रेस दिया हुआ है कितना टोटल 0.45 सी की कंक्रीट का होता है, ये कोड दिया है, हमको एरिया टोटल एरिया निकालना है। तो देखते हैं हम टोटल एरिया कैसे निकालते हैं, इसे मिटा देते हैं, नोट कर लिए होंगे आप लोग। टोटल एरिया निकालते हैं। देखिए ये एरिया जो हुआ, ये एरिया तो ये डिस्टेंस जो यहाँ बी है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस विड्थ ऑफ बीम है वही तो यहाँ बी होगा। तो ये अगर ये रेक्टेंगल हम मान लेते हैं इसको पी क्यू आर एस, और ये भी एक रेक्टेंगल ही बनता है, इसको मान लेते हैं एम एन। तो हमको यही टोटल एरिया चाहिए, कंप्रेसिव जोन में यही दो एरिया बन रहा है, तो हमको ये वाला एरिया नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए जो पैराबोलिक है, यहाँ से 0.02 तक पैराबोलिक उसके बाद स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये एरिया हमको कैसे निकलता है, ये जो रेक्टेंगल है उसका 2/3 एरिया होता है उसका। ठीक, हम देखते हैं एरिया पी क्यू आर का, तो टोटल एरिया हम कैसे निकालेंगे, यहाँ हमको जानते हैं टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या था, टोटल एरिया हमको टोटल स्ट्रेस कितना मालूम है 0.45 एफसी के 0.45 एफसी के इनटू टोटल एरिया। टोटल एरिया देखते हैं, एरिया का रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू बी, एल ये हो गया बी ये हो गया, यानी पी बी इनटू मेरा जो ये वाला है 3/7 x³ प्लस हमको एरिया ये चाहिए जो ये हम जो यहाँ पे सिर्फ हमको ये पैराबोला का एरिया चाहिए, ये जो पूरा रेक्टेंगल है उसका 2/3 कर देंगे, जैसे इस टाइप का मानिए कि एक ये दे दिया है और यहाँ पे ये पैराबोला है, तो ये एरिया निकालने के लिए टोटल रेक्टेंगल का 2/3 कर देते हैं, तो ये पैराबोलिक का जो हमको एरिया है वो मिल जाता है। ठीक, तो देखिए 3/7 x³ हो गया, ये हमको एरिया निकल गया PQRS रेक्टेंगल का। अब हमको चाहिए ये वाला RSM, एक पैराबोला नेचर का है, मतलब उसको हम निकालेंगे तो इसका एरिया होता है 2/3 इनटू इस रेक्टेंगल का RSMN का 2/3 होता है। तो RSN के लिए B जो वहां डेप्थ है वही विड्थ यहाँ भी होगा, तो B सेम हो जाएगा। यहाँ देखेंगे और ये हाइट हो जाएगा, ये हाइट नहीं होगा ये हाइट होगा, ये हाइट कितना है 4/7 x³। ठीक, इसको सॉल्व करके तो बताइए वो कितना है, इसका आंसर आएगा
देखिए क्या हो जाएगा, टोटल कंप्रेसिव फोर्स 0.4 एफ सी के हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा 3b(x³/7), ये हो जाएगा 4 दूनी 8 b(x³/7)(21). ये टोटल कैलकुलेट करके देखिए, हमको बताइए कितना आंसर आ रहा है। कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू बी। टोटल वैल्यू आ रहा है मेरा, टोटल कंप्रेसिव का जो वैल्यू, फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी। देखिए आ रहा है इतना, यानी मेरा टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितना निकल गया 0.36 एफ सी के इंटू एक्स क्यू इंटू बी। यहाँ एफ सी के क्या होता है, ये क्वेश्चन में आपको ग्रेड दिया रहेगा, जैसे M20 दे दिया, जो M20 होता है यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है कंक्रीट का, यानी M2 का M20 अगर वैल्यू दिया क्वेश्चन में तो 20 जो मेरा हो जाता है एफ सी के। ठीक, एक्स यू क्या होगा नेचुरल डेप्थ और बी क्या हो जाएगा विड्थ ऑफ बीम दिया रहेगा। अब हम देखते हैं कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स यू मतलब नेचुरल डेप्थ ऑफ बीम। नेचुरल डेप्थ ऑफ बीम को हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हम जनरली कंप्रेसिव फोर्स को जो होता है वो टेंसाइल फोर्स के बराबर कर देते हैं, वहां से एक्स यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारा आया था वैल्यू, हम कैलकुलेट किए थे, एक्स यू का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स का वैल्यू कितना आया था 0.36 एफ सी के इंटू एक्स इंटू बी आया था, और टेंसाइल फोर्स कितना आया था 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील। ठीक, अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स यू फाइंड करते हैं। फाइंड एक्स यू मतलब नेचुरल एक्सिस, मतलब नेचुरल डेप्थ मानते हैं, नेचुरल डेप्थ हम फाइंड करते हैं। ठीक, नेचुरल डेप्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के इक्वल करते हैं। ठीक, हम करते हैं कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के इक्वल, तो मेरा कंप्रेसिव फोर्स कितना है यहाँ पे 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील। हमको क्या फाइंड करना है एक्स क्यू, तो हमको इसलिए यहाँ से लिखते क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यू का जो वैल्यू आ जाएगा इधर कितना आ जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील, और इधर से एक्स हमको निकालना है, तो ये सब उसके बटा में चल जाएगा, क्या हो जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू बी। यहाँ से हमको क्या निकलेगा नेचुरल डेप्थ ऑफ बीम, हमको एफ वाई निकल जाएगा, जिससे हमको अगर ग्रेड क्वेश्चन में दिया होगा M20 और FE 250 हमको यूज करना है। ठीक, तो यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक एफसी के वैल्यू हो जाएगा 20, और यहाँ FY होता है ये यील्ड स्ट्रेंथ, FY होता है यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक, ये जो FY का वैल्यू कितना हो जाएगा 250, वहीं अगर 415 देगा तो FY का वैल्यू 415, M25 यूज करेगा तो FC के 25 हो जाएगा, M30 यूज करेगा तो FC के वैल्यू 30 हो जाएगा। क्वेश्चन से हमको पता चल जाता है। अब भी हम विड्थ ऑफ बीम दिया रहेगा, एरिया ऑफ स्टील यहाँ दे देगा, मानिए कि 3 बार हम यूज कर रहे हैं तो 3 इंटू इसका एरिया क्या निकाल देंगे 3 इंटू 5/4 डी स्क्वायर, मतलब जितना आपको 3 दे 4 दे 5 दे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एरिया का मतलब एक बार के स्टील से जितना बार होगा उसको मल्टीप्लाई करके पूरा एरिया ऑफ स्टील निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से एक्स निकल जाएगा। तो हमको कभी भी नेचुरल डेप्थ निकालना होगा, हम क्या करेंगे कंप्रेसिव फोर्स को टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स करेंगे, वहां से हमको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। अगर फिर हमको एरिया ऑफ स्टील किसी भी क्वेश्चन में पूछ दे तो अगर हमको एक्स फाइंड कर देते हैं, वहां से एरिया ऑफ स्टील भी निकाल सकते हैं। अब हम फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हमको मोमेंट कैसे निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे मोमेंट, तो चलते हैं हम देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, हम कंप्रेसिव फोर्स निकाल लिए थे, कंप्रेसिव फोर्स कितना निकाले थे 0.36 एफ सी के एक्स क्यू इंटू बी, और टेंसाइल फोर्स कितना निकाले थे 0.87 एफ वाई इंटू एरिया ऑफ स्टील। एफ वाई क्या होता है यील्ड स्ट्रेंथ होता है, और यह स्टील हम बार दिया रहेगा बीम में, और एरिया स्टील निकाल देंगे, और एफ सी के जो होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो अब चलते हैं हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जनरली इसको हम MOR से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस।
तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर किसी भी पॉइंट पे या किसी भी हम अगर मोमेंट निकालना चाहते हैं, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स हमको मिल जाए तो हमको क्या हो जाएगा, मोमेंट निकाल देंगे। क्योंकि मोमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होता है, तो हमको मोमेंटम पता चल जाता है। तो देखिए हम यहाँ फोर्स मोमेंटम ऑफ रेजिस्टेंस निकालने से पहले हम क्या करेंगे, हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना पड़ेगा। ठीक, एक यहाँ लिविंग आर्म होता है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के जो बीच का डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे टेंसाइल फोर्स होता है, इसको हम बोलते हैं लिविंग आर्म। लिविंग आर्म क्या होता है, यहाँ लिख देते हैं। लिविंग आर्म जो होता है, लिविंग आर्म, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द perpendicular distance between compressive and टेंसाइल फोर्स के बीच का जो होता है, क्या होता है, लिविंग आर्म क्या होता है मेरा, लिविंग आर्म क्या होता है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स। मेरा कंप्रेसिव फोर्स यहाँ लग रहा था, ये डिस्टेंस, और टेंसाइल फोर्स मेरा यहाँ लग रहा है, तो ये जो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, लिविंग आर्म। तो लिविंग आर्म हमको फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, हमको ये डिस्टेंस पता है 0.42 XU दिया है, ये डिस्टेंस दिया है, और ओवरऑल ये डिस्टेंस दिया है। ये क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। ये डिस्टेंस हमको दिया है, कितना दिया है, डी। हमको निकालना है ये निकालना है। तो ये पूरा डी इफेक्टिव डेप्थ हमको एक छोटा घटा देंगे, जो सेंट्रोइड हमको लग रहा है सेंटर फोर्स, तो ये पूरा में से इतना घटा देंगे, हमको इतना बच जाएगा। तो लिविंग आर्म हम क्या निकाल सकते हैं, लिविंग आर्म इज इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ डी इनटू ये वाला डिस्टेंस घटा देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिल रहा है। ये डिस्टेंस कितना है, 0.42 XU। तो हमारा लिविंग आर्म निकल गया, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया तो हम फोर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक, यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको दो फोर्स लगा, फोर्स अगर टेंसाइल से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं लिविंग आर्म को तो यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा, और कंप्रेसिव से भी लिविंग आर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से भी हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। दोनों से सेम वैल्यू आएगा। ठीक, तो हम ज्यादा जनरली हम कंप्रेसिव से यूज करते हैं, आप दोनों तरफ से यूज करके आंसर सेम आता है। और किसी कहीं हमको एरिया ऑफ स्टील नहीं मालूम रहता है तो डायरेक्ट इससे लगा के हम यूज करके कंप्रेसिव साइड से निकाल लेते हैं। तो दो साइड से होता है, तो हम पहला देखते हैं कंप्रेशन साइड। ठीक, कंप्रेशन साइड, अगर हम कंप्रेशन फोर्स लेते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बताए थे, ये हो सकता है कंप्रेसिव फोर्स इनटू लिविंग आर्म, या अगर हम टेंसाइल फोर्स लेते हैं तो टेंसाइल फोर्स इनटू लिविंग आर्म। दोनों से मेरा सेम वैल्यू होगा। अगर कंप्रेसिव से लिविंग आर्म को गुना कर देंगे तो उससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा। क्योंकि यहाँ दो फोर्स लग रहा है, दोनों में से कोई हम चुन कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा, करके देखिएगा। तो हम अगर कंप्रेसिव से लेते हैं तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स हम निकाल दे कितना आया था, यहाँ से देखिए 0.36 FCK इनटू XU। ठीक, ये मेरा XU इनटू B था। और लिविंग आर्म कितना निकाले थे, ये लिविंग आर्म निकाले थे D माइनस 0.42 XU निकाले थे। ठीक, तो लिविंग आर्म कितना जाएगा D इनटू 0.42 XU। यहाँ से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। ये हम किससे यूज किए, कंप्रेशन साइड से। अगर हम टेंशन साइड यूज करते हैं, ठीक, हम इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा, कंप्रेशन अगर हम टेंशन साइड लेते हैं, ठीक, टेंशन साइड, जैसे कि दोनों फोर्स है, दोनों फोर्स में हम लिविंग आर्म गुना कर देंगे तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो हम जो यूज कर सकते हैं टेंशन या कंप्रेशन दोनों, तो हम एक बार कंप्रेसिव से यूज कर लिए, एक बार टेंशन साइड से यूज कर लिए। तो टेंशन साइड से यूज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, फोर्स और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वही हो जाएगा, टेंशन फोर्स इनटू लिविंग आर्म। टेंशन फोर्स आया था कितना 0.87 Fy इनटू एरिया ऑफ स्टील, लिविंग आर्म क्या हो जाएगा D माइनस 0.4 X2 इनटू Xu, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड से कितना आ गया 0.87 Fy एरिया ऑफ स्टील इनटू D माइनस 0.42 Xu। तब दोनों फार्मूला करके यूज कर सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, एक ये फार्मूला हुआ और एक ये फार्मूला हुआ। ठीक, ये फार्मूला हुआ। कंप्रेशन साइड से लेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स लेंगे, टेंशन साइड से लेंगे तो टेंशन फोर्स, और लिविंग आर्म गुना कर देंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। आप दोनों से करके देखिएगा, दोनों से इक्वल वैल्यू आएगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और नेचुरल डेप्थ फाइंड करेंगे। आज इतना ही तक।